हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का जीव और समष्टियाँ। इस टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। क्या होती है, कौन कौन सी है आपके कोर्स के अंदर और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से वो देखेंगे। तो देखिए, समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत आपके कोर्स के अंदर 5 दे रखे हैं, जैसे सहोपकारिता है, परभक्षण है, परजीविता है, सहभोजिता है और स्पर्धा है। ये पांचों चीजें आपको पढ़नी है, प्लस इनके साथ इनके एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखें हैं समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, जो आपके 5 हैं। पहली है सहोपकारिता। हालांकि ये मैंने पांचों बातें पिछली क्लास में आपको बता दी है। एक है सहोपकारिता, एक है परभक्षण, एक है परजीविता, एक है आपके सामने सहभोजिता और एक है आपके सामने स्पर्धा। ये 5 चीजें आपको पढ़नी है। अब देखिए, अगर किसी जाति को लाभ होता है तो उसके लिए आप प्लस का चिन्ह बनाएंगे। प्लस का मतलब उस जाति को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर किसी जाति को हानि हो रही है तो उसको आप माइनस का चिन्ह बनाएंगे उसके लिए। और अगर किसी जाति को न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, उसके लिए हम शून्य लिखेंगे। इसका मतलब वो जाति क्या है, उदासीन। ये तीनों चीजें पहले आप क्लियर कर लो। ठीक है, किसी जाति को लाभ हो रहा है उसके लिए प्लस, हानि हो रही है उसके लिए माइनस, और जो उदासीन है उसके लिए शून्य लिखेंगे हम। ठीक है, अब सहोपकारिता में क्या होता है, ये तो पारस्परिक क्रिया हो गई, समष्टि पारस्परिक क्रिया है। अब इसमें ए जाति और एक कोई बी जाति है। ठीक है, सहोपकारिता में क्या होता है कि दोनों जातियों को लाभ होता है, यानी प्लस प्लस का रिलेशनशिप होता है। ए जाति को भी लाभ होगा, बी जाति को भी लाभ होगा सहोपकारिता में। परभक्षण में एक जाति को लाभ होता है तो दूसरी जाति को हानि होती है। ठीक है, अब आप ये मत कहना प्लस क्यों लिखा माइनस क्यों लिखा, मैंने पहले ही बता दिया, जिसको लाभ हो रहा है वो प्लस और जिसको हानि हो रही है वो माइनस। परजीविता के अंदर भी एक जाति को लाभ होता है और एक जाति को हानि होती है। सहभोजिता के अंदर एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति उदासीन रहती है। उदासीन के लिए हम 0 लिखेंगे, मतलब ना इसको लाभ हो रहा है ना इसको हानि हो रही है। और स्पर्धा के अंदर दोनों जातियों को नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है, तो इसको हम माइनस से लिख रहे हैं। तो एक बार ये जो व्यू रचना है आपके सामने, इसको नोट कर लो। ये समष्टि पारस्परिक क्रियाएं हैं जो 5 है आपके सामने। ये पांचों ही आपको पढ़नी है, जिसमें हमने पहले बात की सहोपकारिता, जिसमें दोनों जातियों को लाभ हो रहा है। परभक्षण में एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को हानि हो रही है। परजीविता में एक जाति को लाभ है और दूसरी जाति को हानि हो रही है। सहभोजिता में एक जाति को लाभ है और दूसरी जाति उदासीन है, जबकि स्पर्धा के अंदर दोनों जातियों को हानि हो रही है। ठीक है, अब एक एक की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सहोपकारिता की, यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब देखिए, सहोपकारिता की बात करें हम, सबसे पहले मैं रफ कर देता हूं। अब इसको एक एक चीजें आपको पढ़नी है। सहोपकारिता के अंदर पहली चीज तो याद रखना है कि सहोपकारिता के अंदर क्या हो रहा था कि दोनों जातियों को लाभ हो रहा था। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। सहोपकारिता में पहले दोनों जातियों को लाभ हो रहा है, इसका मतलब प्लस प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेते हैं लाइकेन। लाइकेन जो कि कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। ठीक है, याद रखिए, कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध है वो है लाइकेन। ठीक है, जो कवक है वो कवक क्या करता है, जल और खनिज लवण का अवशोषण, जल व खनिज लवण का अवशोषण करता है। जबकि जो शैवाल घटक हैं वो क्या करते हैं, इसको भोजन प्रदान करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, कवक घटक को कवकांश करते हैं और शैवाल घटक को शैवालांश करते हैं। ठीक है, फिर एक चीज याद रखना, लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, जो वायुमंडल की सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बताने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। पहला एग्जांपल, पहला है कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध है वो लाइकेन है। कवक जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है, जबकि शैवाल इसको भोजन प्रदान करता है।
कवक घटक को कवकांश कहते हैं और शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक है जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बताने का काम कर रहे हैं। क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो है आपके सामने कवक और उच्च पादप। कवक और उच्च पादप का जो सहजीवी संबंध है वो कहलाता है माइकोराइजा। क्या कहलाता है? माइकोराइजा। ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल है राइजोबियम का लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ। राइजोबियम और लेग्यूम पादपों की जड़ें। ठीक है। चौथे एग्जाम्पल की बात करें हम तो अंजीर और बर है। अंजीर और बर। और पांचवा एग्जाम्पल है आपके सामने यक्का और मौत। यक्का और मौत। ठीक है। याद रखना ये दोनों ही परागण से संबंधित है। किससे संबंधित है? परागण से। ये आपके सामने सहोपकारिता होगी। सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ हो रहा है, इसका मतलब प्लस प्लस। पहला एग्जांपल है कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध है वो लाइकेन कहलाता है। कवक जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं जबकि शैवाल इसको भोजन प्रदान करते हैं। कवक घटक को कवकांश कहते हैं, शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक है जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बताने का काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल है कवक और उच्च पादप जो होते हैं इनका जो सहजीवी संबंध है वो माइकोराइजा कहलाता है। तीसरा एग्जांपल है राइजोबियम का लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ। चौथा एग्जांपल है अंजीर और बर का। और पांचवा एग्जांपल है यक्का और मौत। ये दोनों ही परागण से संबंधित है, ये याद रखना। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो दे रखा है लैंगिक कपट क्या है। लैंगिक कपट की बात कर लेते हैं इसी के अंदर। देखिए रफ कर लो, आप हाथों हाथ लिख लेना। लैंगिक कपट की बात करें तो देखो लैंगिक कपट के अंदर क्या है कि एक पादप है जो भूमध्य सागर के अंदर पाया जाता है जिसका नाम है मेडिटेरियन ऑर्किड। और उसमें पादप है ऑफ्रिस। उसके अंदर क्या होता है कि उसके जो फूल होते हैं पुष्प उनकी एक पंखुड़ी होती है, वो रंग आकार और साइज और चिन्हों में मादा मक्खी के समान दिखाई देती है, मादा मक्षिका के समान। और नर मक्खी या नर मक्षिका इसको मादा समझ लेती है और इसको परागित कर देती है। फिर उसको पता चलता है कि ये तो पुष्प था, मादा थी ही नहीं, तो ये धोखे से परागण हुआ, इसी को लैंगिक कपट करते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा इसके अंदर, लैंगिक कपट। लैंगिक कपट क्या है? लैंगिक कपट क्या है तो देखो इसके एक एग्जांपल है मेडिटेरियन ऑर्किड। और पादप कौन सा है? ऑफ्रिस। ये पादप कहां पाया जाता है? पहले याद रखना भूमध्य सागर के अंदर। भूमध्य सागर के अंदर इस पादप के जो पुष्प होते हैं, पुष्प यानी फ्लावर, पुष्प, उनकी एक पंखुड़ी जो है, एक पंखुड़ी की बात कर रहा हूं, एक पंखुड़ी रंग आकार व चिन्हों में मादा मक्षिका के समान दिखाई देती है। नर मक्षिका इसे मादा समझकर परागित कर देती है। इसी को हम कहते हैं लैंगिक कपट। क्या कहते हैं? लैंगिक कपट। छोटा सा बिंदु है, लैंगिक कपट क्या है पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। मेडिटेरियन ऑर्किड एक पादप है
उस पादप का एग्जाम्पल है ऑफ्रिस, जो कि भूमध्य सागर में पाया जाता है। इस पादप के जो पुष्प होते हैं, उस पुष्प की एक जो पंखुड़ी है वो मादा मक्षिका के समान दिखाई देती है। नर मक्षिका इसे मादा समझकर इसको परागित कर देती है। इसे ही आप कहते हैं लैंगिक कपट। ठीक है, अब दूसरे बात करें, दूसरा टॉपिक आता है हमारे परजीविता या परभक्षण की बात कर ले। पहले परभक्षण की बात करें तो परभक्षण के अंदर क्या हो रहा था कि एक जाति को लाभ हो रहा था और एक जाति को हानि हो रही थी। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी ने पहले परभक्षण का महत्व दे रखा है, फिर हम एनसीईआरटी के देखो हमारी जो सीरीज चल रही है वो है एनसीईआरटी पेज बाय पेज वाली। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी की बात करें मोस्टली परभक्षण। पहली चीज याद रखनी है कि परभक्षण के अंदर एक जाति को लाभ हो रहा है और एक जाति को हानि हो रही है। ठीक है, ये याद रखना। अब एनसीईआरटी ने पहले इस परभक्षण का महत्व दे रखा है, इंपोर्टेंस। तो हम पहले महत्व की बात कर लेते हैं। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले देखो परभक्षण, खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे आप इकोसिस्टम के अंदर, पारितंत्र के अंदर। खाद्य श्रृंखला के अंदर ऊर्जा प्रवाह के लिए क्या चाहिए? परभक्षण। तो परभक्षण का पहला उपयोग हो गया खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। आगे मैं पढ़ूंगा इकोसिस्टम में ये फूड चेन क्या होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के लिए पहला इसका महत्व है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए। दूसरा इसका महत्व है जैविक नियंत्रण में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जैविक नियंत्रण में। अभी कैसे? जैसे चूहे को मारने के लिए बिल्ली का प्रयोग, जैविक नियंत्रण हो गए। ठीक है, तीसरा है जो शिकारी जातियां हैं, प्रे, उनके अंदर विविधता को बनाए रखना। क्या बनाए रखना? विविधता को, डाइवर्सिटी को। ये 3 महत्व याद रखने हैं। परभक्षण का महत्व है पहला खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के लिए, दूसरा है जैविक नियंत्रण के लिए, और तीसरा है शिकारियों, जो जाति होती है शिकारी यानी प्रे, उनके अंदर विविधता को बनाए रखने में। अब परभक्षी से बचने के लिए, जो उनको खाने वाले होते हैं परभक्षी, उनसे बचने के लिए पादपों के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए और जंतुओं के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं या वो क्या क्या अनुकूलन करते हैं, वो पढ़ने आपको। तो सबसे पहले हम जंतुओं की बात करेंगे। इस साइड में हम बात कर ले एनिमल यानी जंतु परभक्षी से बचने के लिए क्या करेंगे, और इस साइड में हम बात करेंगे प्लांट्स की। ठीक है, तो देखिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इन दोनों की 3 बातें आपके एनसीईआरटी ने दे रखी हैं। हम पहले जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के अंदर होता है सबसे पहले देखो छद्मावरण। छद्मावरण का मतलब है रंग चेंज कर लेते हैं। शिकारियों से बचने के लिए जो कीट होते हैं वो जैसे ही घास के ऊपर जाते हैं तो घास का रंग ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो छद्मावरण की क्रिया करते हैं जंतु। पहला तो छद्मावरण, छद्मावरण का मतलब है रंग बदलना, रंग बदलना। ठीक है, दूसरा जंतु मिमिक्री करने लग जाते हैं परभक्षियों से बचने के लिए। तीसरा एक एग्जांपल है, विशेष ध्यान देना, मोनार्क तितली का, एनसीईआरटी ने दे रखा है मोनार्क तितली। मोनार्क तितली है ना, ये एक रसायन छोड़ती है, इसके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का रसायन होता है। इस रसायन के कारण कोई भी परभक्षी जब इसको खाता है तो उसको स्वाद में बड़ा अजीब लगता है, अरुचिकर स्वाद आता है, टेस्ट नहीं आता उसका। तो परभक्षियों से ये बच जाती है, खा नहीं पाते परभक्षी इसको। तो इन्होंने ये जो रसायन है ये कहां से लिया? तो ये जो तितली है ना, इस तितली के कैटरपिलर अवस्था में, कौन सी अवस्था? कैटरपिलर अवस्था। इस तितली ने बटरफ्लाई ने अपनी कैटरपिलर अवस्था के अंदर एक खरपतवार खाई थी। उस खरपतवार की वजह से इसके अंदर ये रसायन बना। ठीक है, याद रखना। मोनार्क तितली परभक्षियों से बचने के लिए एक रसायन छोड़ती है। यह रसायन परभक्षी जब इसको खाते हैं तो उनको टेस्ट यानी जो स्वाद आता है वो अरुचिकर आता है, बेकार टेस्ट होता है। इस वजह से परभक्षी इसको खाते नहीं है। फिर बात करें तो ये तितली इस रसायन को कब लेती है? तो ये जब इस तितली की कैटरपिलर अवस्था होती है, लार्वा अवस्था के बाद, तो उस समय ये खरपतवार खाती है। उस खरपतवार की वजह से इसके अंदर ये रसायन बन जाता है और ये रसायन इसको परभक्षियों से बचाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर? ये तीनों चीजें याद रखना। अब ये तो जंतुओं की बात हो गई। अब बात करें हम पादपों की, तो पादपों के अंदर भी 3 चीजें याद रखनी है।
पादप क्या करते हैं, तो पादपों के अंदर सबसे पहले परभक्षियों से बचने के लिए इनके अंदर कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे। सभी को पता है कांटे होते हैं। दूसरा, पादप क्या करते हैं, जैसे आग की बात करें हम, कैलोट्रोपस, आंकड़ा, आग, प्रैक्टिकल में भी आपके 12th के अंदर, इस आग के अंदर एक रसायन होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड रसायन, आग के अंदर एक रसायन होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइड रसायन, याद रखना। ये रसायन होता है, इस रसायन की वजह से कोई भी बकरी या कोई भी भेड़ या कोई भी पशु जितने भी हैं वो इसको खाते नहीं है। इसका मतलब ये परभक्षियों से क्या कर गया? बच गया। किस रसायन की वजह से? ग्लाइकोसाइड रसायन की वजह से, याद रखना। पहला, पादपों के अंदर कांटे बन गए, इस वजह से परभक्षी उसे खा नहीं पाते। दूसरा, जैसे आग का एग्जांपल है कैलोट्रोपस, जो कि प्रैक्टिकल में भी है, आग के अंदर ग्लाइकोसाइड रसायन होता है, इस रसायन की वजह से कोई भी बकरी है, भेड़ है या कोई भी पशु है इसको खाता नहीं है। ठीक है। तीसरा है द्वितीयक उपापचय, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। जैसे कुछ पादप है, जैसे आपके सामने मैं बताऊं, जैसे एक हो गया कैफीन हो गया, अफीम हो गया, निकोटीन हो गया। ये सारे परभक्षियों से बचने के लिए जंतुओं के अंदर और पादपों के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके सामने नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है परभक्षण। ठीक है, आगे चले। आगे हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे परजीविता की। हो गया होगा? चलो लिखो। देखिए, परभक्षण तीसरे नंबर की बात करें, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर इसको खत्म करना है, क्लासेस ज्यादा बन गई, छोटा सा टॉपिक है ये। तीसरे नंबर की हम बात करें तो उसमें हम ले लेते हैं परजीविता। परजीविता के अंदर क्या हो रहा है, तो परजीविता के अंदर भी एक जाति को लाभ हो रहा है और दूसरी जाति को हानि हो रही है। ठीक है। अब पहले एनसीईआरटी ने दे रखा है कि जो परजीवी होते हैं उनके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं, करेक्टर। फिर एनसीईआरटी ने दे रखा है कि जो परजीवी है, बाह्य परजीवी कौन से, अंत परजीवी कौन से, ये दोनों पढ़ने। तो हम पहले पढ़ेंगे परजीवियों के लक्षण। ठीक है, परजीवी के लक्षण। तो देखो, जितने भी परजीवी होते हैं ना, उसमें उनका पहला लक्षण होता है उनकी जो जनन दर है वो अधिक होती है, अधिक होती है, जनन दर अधिक होती है, पहली चीज। दूसरी, इनके अंदर जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो अल्प विकसित होता है। पाचन तंत्र अल्प विकसित होता है। ठीक है। तीसरा, इनके अंदर संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। किनके अंदर? परजीवियों के अंदर। चौथा, इनके अंदर चूसक पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, जैसे जुए, अभी बात करेंगे हम। तो ये परजीवी के 4 लक्षण याद करना कि परजीवी के अंदर जनन दर अधिक होती है, पाचन तंत्र अल्प विकसित होता है, संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं और चूसक पाए जाते हैं। ठीक है। अब 2 परजीवी आपको पढ़ने हैं, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। दोनों के एग्जाम्पल की भी बात करेंगे हम। अब देखिए, चार्ट के रूप में याद कर लेते, इजी रहता है। ठीक है। परजीवी, अब परजीवी 2 दे रखे हैं, एक आपको पढ़ने हैं बाह्य परजीवी और एक आपको पढ़ने अंत परजीवी। ठीक है। बाह्य परजीवी और एक है अंत परजीवी। बाह्य परजीवी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि शरीर की बाहर सतह से भोजन ले लेते हैं। ठीक है। और अंत परजीवी जो शरीर के अंदर जाकर भोजन लेते हैं, जैसे आपने एस्केरिस है, एंटमीबा है, नाम सुने होंगे। इसमें प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी आपके जैसे। ठीक है।
हाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करें बाह्य परजीवी की। तो बाह्य परजीवी क्या है, शरीर की बाहरी सतह से अपना भोजन ले लेते हैं। अंत परजीवी शरीर के अंदर जाकर अपना भोजन लेते हैं। तो बाह्य परजीवी के एग्जाम्पल कौन कौन से, तो पहले इनके एग्जाम्पल की बात करें हम सबसे पहले, तो जू है। जू मनुष्य के ऊपर, मानव के ऊपर बाह्य परजीवी है, बाह्य परजीवी का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा चीचड़े, चीचड़े पशुओं के अंदर और कुत्ते के अंदर। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका बाह्य परजीवी का अमरबेल। कौन सा है, अमरबेल। ये बाह्य परजीवी के 3 एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है। अंत परजीवी के भी 3 एग्जाम्पल याद करो आप। एक है एस्केरिस, पढ़ा होगा आपने प्रैक्टिकल के अंदर भी। दूसरा है प्लाज्मोडियम, मलेरिया वाला, इसकी 4 जातियां हैं जो मलेरिया रोग फैलाती है, प्लाज्मोडियम। और एक है एंटमीबा, ये भी आपके प्रैक्टिकल में, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये अंत परजीवी के उदाहरण है सब। ठीक है। तो परजीविता, परजीविता में एक जाति को लाभ हो रहा है, दूसरी जाति को हानि हो रही है। फिर हमने पढ़ा परजीवी के लक्षण। तो पहला लक्षण था इनकी जनन दर अधिक होती है, पाचन तंत्र अल्प विकसित होता है, संवेदी अंग इनके अंदर नहीं होते हैं, चूसक पाए जाते हैं इनमें। परजीवी 2 प्रकार के हैं, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। बाह्य परजीवी बाहरी सतह से भोजन लेते हैं और अंत परजीवी शरीर के अंदर से भोजन लेते हैं, अंगों से, अंदर वाले अंगों से। बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल है जैसे जू, जो मनुष्य के ऊपर है, चीचड़े जो पशु और कुत्तों के ऊपर है, अमरबेल। ठीक है। अंत परजीवी का एग्जाम्पल है एस्केरिस, प्लाज्मोडियम और एंटमीबा, ये अंदर जाकर अपना भोजन लेते हैं। ठीक है। अब आता है सहभोजिता, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सहभोजिता के अंदर एक जाति को तो लाभ हो रहा है और दूसरी जाति उदासीन रहती है, मतलब न तो लाभ होगा उसको, न उसको हानि होगी। ठीक है। देखिए कैसे, बात करें हम 5वें नंबर की, सहभोजिता। सहभोजिता के अंदर एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति उदासीन रहती है, मतलब न तो लाभ हो रहा है न उसको हानि हो रही है। अब इसके एग्जाम्पल विशेष ध्यान देना। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम आम और ऑर्किड का। आम और उसके साथ एक अधिपादप एपिफाइट्स के रूप में उगता है ऑर्किड। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आम को तो कोई लाभ या कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है, तो आम तो क्या है, उदासीन। लेकिन ऑर्किड की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, पहली चीज। दूसरा है जैसे पशु है, चारागाई जो पशु है उनके साथ बगुले का रहना। इसमें जो पशु है, पशु उदासीन है और बगुले को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, क्योंकि कीट है, जो चीजें बाहर निकलती है उनको बगुले खा जाते हैं, उनके लिए भोजन मिल जाता है। तीसरा है व्हेल मछली है। व्हेल मछली के ऊपर या सतह पर बार्नेकल का रहना। इसमें बार्नेकल का तो फायदा है, लेकिन व्हेल मछली को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ये हो गया व्हेल मछली और बार्नेकल। इसमें बार्नेकल को फायदा हो रहा है और व्हेल मछली उदासीन है। चौथा एग्जाम्पल है समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली। इसमें समुद्री एनीमोन उदासीन है और क्लाउन मछली लाभ, इसको लाभ हो जाता है। ये हो गए सहभोजिता के 4 एग्जाम्पल। सहभोजिता के अंदर एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ न हानि होती है, वो उदासीन रहती है। जैसे आम के साथ ऑर्किड का रहना, जिसमें आम उदासीन है और ऑर्किड को लाभ हो जाता है। पशु, चारागाई जो पशु होते हैं उनके साथ बगुलों का रहना, जिसमें बगुलों को तो फायदा हो जाता है और पशु को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होता है। व्हेल मछली की जो सतह है वहां पर बार्नेकल का रहना, जिसमें बार्नेकल का फायदा है और व्हेल मछली को कोई फायदा नुकसान नहीं है। समुद्री एनीमोन के साथ क्लाउन मछली का रहना, जिसमें समुद्री एनीमोन उदासीन है और क्लाउन मछली को लाभ हो जाता है। ठीक है। ये हो गया आपके सहभोजिता। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्पर्धा। स्पर्धा क्या होती है, तो देखिए स्पर्धा में क्या होता है कि दोनों की दोनों जातियों को हानि होती है। कैसे,
अभी एग्जाम्पल से बात करेंगे। एक वैज्ञानिक है गोसे, उसने एक स्पर्धी अपवर्जन का नियम भी दिया था। क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें 5वें नंबर की स्पर्धा। स्पर्धा के अंदर हमेशा दोनों जातियों को हानि होती है, मतलब माइनस माइनस का संबंध होता है। ठीक है, पहले तो ये माना जाता था कि जो स्पर्धा है वो जो निकट संबंधित जो जातियां हैं उनको जो उनके सीमित संसाधन है उनके लिए वो स्पर्धा कर रही थी, लेकिन जो असंबंधित जातियां हैं वो भी एक संसाधन के लिए क्या कर सकती है, स्पर्धा कर सकती है। ठीक है, पहले तो क्या मानते थे कि जो निकट संबंधित जातियां हैं, निकटवर्ती जातियां हैं या निकट संबंधित जो जातियां हैं वो सीमित संसाधनों के लिए, लिमिटेड रिसोर्स के लिए, सीमित संसाधनों के लिए क्या करती थी, स्पर्धा करती थी। लेकिन बाद में पता चला कि असंबंधित जातियां भी है, जो असंबंधित, जिनका कोई संबंध नहीं है, असंबंधित जातियां हैं, वो भी क्या करती हैं, एक ही प्रकार के संसाधनों के लिए स्पर्धा करती है। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम है गोसे। इन्होंने एक नियम दिया था, गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। इन्होंने क्या बताया कि दो निकट संबंधी जो जीव है उनमें सीमित संसाधनों के लिए लड़ाई होती है और वो दोनों जीव एक साथ कभी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रबल जाति है, मजबूत है, वो दुर्बल जाति को यानी वीक जाति को वहां से हटा देती है। इसे ही कहते हैं गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। मतलब दो जीव है, दो निकट संबंधी जीव है, उनकी आवश्यकता एक है। जैसे समझिए उनकी आवश्यकता क्या है, एक ही है, तो वो कभी भी साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रबल जाति होगी, जो ज्यादा ताकतवर होगी, प्रबल जाति, वो दुर्बल जाति को हटा देगी, दुर्बल जाति को हटा देगी। इसे ही कहा जाता है गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। कैसे? तो देखो एक गैलापेगो द्वीप है, गैलापेगो, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, गैलापेगो द्वीप है, वहां पर बकरियां लाई गई। क्या लाई गई? बकरियां लाई गई। तो इन बकरियों की चारण क्षमता यानी चरने की जो क्षमता थी वो बहुत ज्यादा थी। इस वजह से यहाँ गैलापेगो द्वीप पर जो एबिगडन जो कछुए थे वो 10 वर्षों में ही खत्म हो गए, यानी एक शताब्दी, एक दशक के अंदर या 10 वर्ष के अंदर क्या हो गए, समाप्त हो गए एबिगडन कछुए। ठीक है, ये याद रखना। स्पर्धा के अंदर दोनों जातियों को हानि होती है। गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहता है कि दो निकट संबंधी जो जीव है उनमें एक ही आवश्यकता है, तो उनमें वो जो जीव है वो एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रबल जाति होगी वो दुर्बल जाति को हटा देगी। जैसे गैलापेगो द्वीप पर बकरियां लाई गई, इस बकरियों की चारण क्षमता अधिक होने की वजह से वहां पर जो एबिगडन कछुए थे वो 10 वर्ष के अंदर ही क्या हो गए, समाप्त हो गए। ये आपके सामने जीव और समष्टि चैप्टर जो कि 12th क्लास का 11वां पार्ट है। कंप्लीट हमने एनसीईआरटी की पेज बाय पेज सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने सारी बातें एनसीईआरटी की बातें की। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा वो है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, जिसमें हमने सहकारिता, सहभोजिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, इनकी परिभाषा, इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, और एक लैंगिक कपट और एक गोसे का स्पर्धी अपवर्जन का नियम भी याद करें। नेक्स्ट हमारी इसी सीरीज में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे 12th क्लास का, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। क्या होता है, कौन कौन से उसके प्रकार हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, और इकोसिस्टम के अंदर आप देखेंगे उत्पादकता क्या है, ऊर्जा प्रवाह क्या है, पोषण चक्रण क्या है, तो उन सब बातों की बात करेंगे हम एनसीईआरटी की।
धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।